Hi all, good evening. So our today's topic is Maven, and Maven is a build tool. So I'm first sharing my screen. Let me confirm when it is visible to you. So Maven, okay, we have discussed that. I will speak in Hindi also. Maven एक build tool है और जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बेसिकली हमारे को कई सारे फाइल्स और कई सारे अलग रिसोर्सेस को कलेक्ट करके मीन्स प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कोड एंड अदर रिसोर्सेस। जैसे कि अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो उसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल भी होगी, एचटीएमएल की फाइल भी होगी, सीएसएस की फाइल भी होगी, और डायनेमिक एप्लीकेशन है तो जावा के कोड भी होंगे। एक सेकंड देना। तो उसमें कई तरीके के रिसोर्सेस होंगे। देन अगर हमें इसे डिप्लॉय करना है तो उससे पहले अगर वो जावा का प्रोग्राम है तो उसे कंपाइल भी करना है, उसको बिल्ड या उसकी जार भी बनानी है। अगर वेब एप्लीकेशन है तो उसकी वार भी बनानी है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे को ट्विकिंग भी करनी होती है। फॉर एन एग्जांपल, मेरे डेवलपर मशीन में लॉग लोकेशन विंडो मशीन में यूज कर रहा हूँ डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो उसमें जो लॉग लोकेशन है, कहाँ पर लॉग्स बनेंगे, वो मैंने सी ड्राइव, डी ड्राइव या विंडो स्पेसिफिक कोई पाथ यूज किया हुआ है। अब यही एप्लीकेशन मुझे सर्वर पे जब रन करनी होती है तो टिपिकली जावा का जो प्रोग्राम्स हैं या वेब एप्लीकेशन है वो लाइनक्स पे मोस्टली होस्ट होते हैं। तो लाइनक्स का फाइल सिस्टम या जो फाइल सेपरेटर है और विंडो का जो फाइल सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। इसी तरीके से जब मैं डेवलपमेंट मशीन पे काम कर रहा हूँ और किसी टेस्ट डेटाबेस पे अगर कनेक्ट करता हूँ तो उसके क्रेडेंशियल अलग होंगे, और सर्वर पर जब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ तो वहाँ डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग या क्रेडेंशियल, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह अलग होंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि मेरे पास एक से ज़्यादा तरीके के रिसोर्सेस हैं, टाइप के रिसोर्सेस हैं। इन बिटवीन भी उसके अंदर मेरे पास ट्विकिंग करनी है। कंटेंट को कई बार मुझे फिल्टरिंग करनी होती है एज पर एनवायरनमेंट। इसके अलावा मुझे उसको एक बंडल में जिप भी करना है, मतलब मुझे उसे बंडल में कलेक्ट भी करना है। दैट मे बी अ जार फाइल और दैट मे बी अ वॉर फाइल। इसके अलावा जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हम कई तरीके के अलग अलग लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। और आज के टाइम पे जब हम स्प्रिंग बूट और कई तरीके के फ्रेमवर्क को मिक्स करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमारे पास जो डिपेंडेंसी है या एक्सटर्नल जो हम लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो काउंट है वो कई बार हंड्रेड्स में चला जाता है, 30, 40, 50 और उससे भी ज़्यादा। अब बात ये आ गई कि हमारे पास कई सारी फाइल्स हैं जो मिलके एक प्रोजेक्ट को बना रही है। उसमें अलग अलग नेचर के फाइल्स हैं, देन डिपेंडेंसी है, और मुझे उसको बिल्ड भी अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से करना है। इन सब काम को अगर हम मैन्युअली करने जाएं तो ये अपने आप में काफ़ी टेडियस जॉब होगा, और मावेन इसी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी कि मावेन हमारा एक बिल्ड टूल है। यह एक यूटिलिटी है जो हमारे प्रोजेक्ट को इजीली कंपाइल, बिल्ड, असेंबल, पैकेज, क्लीन और डिप्लॉय करने में हमारे को हेल्प करता है। इससे पहले हम आंट का इस्तेमाल करते थे, ANT आंट। उसमें कॉमन फाइल जो थी उसका नाम था build.xml, और मावेन में इसी तरीके की एक फाइल है जिसका नाम है pom.xml, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ। तो अब हमारे को समझ में आ गया कि मावेन क्या है। मावेन इज अ बिल्ड टूल डेवलप्ड बाय अपाचे ग्रुप टू बिल्ड, पब्लिश एंड डिप्लॉय सेवरल प्रोजेक्ट्स। टिपिकली मावेन जावा प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मावेन में हम और भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी के प्रोजेक्ट्स भी मैनेज कर सकते हैं। मावेन को खुद को चलाने के लिए भी JDK और JRE की रिक्वायरमेंट रहती है।
जावा की हेल्प से जावा के प्रोजेक्ट को कंपाइल करता है। व्हाट डज माविन हेल्प विद? तो माविन हेल्प विद मैनेज ऑल प्रोसेसेस सच एज बिल्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिलीजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। This tool simplifies the process of project building. It increases the performance of the project and building process. It also helps us to download jar file and other dependencies which can be automatic. Maven provides easy access to all the required information. All the required information का मतलब ये है कि जब हम इसे किसी प्लगइन, कंपाइलर प्लगइन या Maven वॉर प्लगइन या जार प्लगइन के थ्रू इसको कमांड ऑफर करेंगे तो यह सभी चीज़ों को असेंबल, बिल्ड, क्लीन, कंपाइल, पैकेज सब करेगा। डिपेंडेंसीज के बारे में अभी हम और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। कुल मिला के ये हमारा एक हेल्पिंग हैंड है, ये हमारा एक फ्रेंड है जो हमारे प्रोजेक्ट को हमारे बिहाफ पे कंपाइल करेगा और उसको पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग के भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। What are the different elements that Maven takes care? ये तो अभी हम बात कर ही रहे थे। It help us to build our project. It help us to download the dependencies or resolve the dependencies. It can also create certain type of reports. और जो टेस्ट है, टेस्ट पैकेजेस अभी हमारे प्रोजेक्ट में हम आगे देखेंगे। यूनिट टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए भी हम टूल यूज करते हैं, JUnit। और इसमें एक प्लगइन आता है श्योरफायर। श्योरफायर प्लगइन जो है आपके टेस्ट को एग्जीक्यूट करता है और उसके पास और फेल के रिपोर्ट्स को बना के देता है। देन Maven इज ऑल्सो बैक्ड बाय इट्स सेंट्रल रिपोजिटरीज। सेंट्रल रिपोजिटरीज का मतलब यह है कि जो भी हम डिपेंडेंसी या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हमें किसी न किसी होस्टेड एनवायरनमेंट में मिल सकता है। जैसे Maven सेंट्रल एक पॉपुलर रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी का मतलब होता है लाइब्रेरी, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हों। और एक जावा के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो हमारे को रिसोर्सेस चाहिए वो फर्दर जावा की ही किसी न किसी यूटिलिटी की लाइब्रेरीज होती है। और रिलीज यानी कि हम डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से जब बिल्ड को रन करते हैं या बिल्ड को क्रिएट करते हैं उसे हम रिलीजेस में डाल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि चलिए ठीक है, डिपेंडेंसीज हो गई, कंपाइलर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो हो गए, डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए जो हमारे को कंटेंट सेट करना है जैसे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग है या लॉग लोकेशन है या और भी कोई स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन जो हम एनवायरनमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं उसको हम रखेंगे कहाँ? तो उसको हम रखते हैं pom.xml फाइल। जावा प्रोजेक्ट अगर हम बिल्ड टूल पे Maven इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सर्टेनली रूट फोल्डर के अंदर ही, फर्स्ट फोल्डर के अंदर ही एक आपको pom.xml फाइल मिल जाएगी। ये एक XML फाइल होती है और इसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायर्ड है या जावा का कौन सा वर्जन हम इस्तेमाल करेंगे, सोर्स फोल्डर कहाँ होगा, जब कंपाइल हो जाएगी चीज़ तो उसका डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ होगा, बिल्ड पाथ क्या होगा और डिफरेंट डिपेंडेंसीज और डिफरेंट प्लगइन का जो कलेक्शन है वो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। उस फाइल का नाम होता है pom.xml फाइल। अभी हो सकता है काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएंगी लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और डे टू डे बेसिस पे हम पॉम में कुछ ऐड करेंगे, एडिट करेंगे, Maven के जो डिफरेंट लाइफ साइकिल के कमांड्स हैं वो चलाएंगे तो ये आप काफ़ी यूज टू हो जाएंगे इसके लिए। अभी एज अ कॉन्सेप्ट कि Maven ओवरऑल हम यूज क्यों कर रहे हैं, Maven का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे प्रोजेक्ट के लिए या हमारे ओवरऑल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस में, वो समझ लीजिए। टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। इसका जब प्रैक्टिकल हम करते हैं, एवरी डे वी विल एग्जीक्यूट सम ऑफ द Maven कमांड्स 10 टाइम्स। तो जब हम उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार Maven क्लीन, Maven इंस्टॉल, Maven रन, Maven स्प्रिंग बूट कॉलन रन या कुछ भी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा।
शुरू में हो सकता है कंफ्यूजन लगे, क्योंकि हम अभी थियोरेटिकली देख रहे हैं। जो हमारा बिल्ड टूल है उसे हम अभी थियोरेटिकली देख रहे हैं। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जावा के प्रोजेक्ट की हम शुरुआत ही मावेन से करेंगे, और जावा के प्रोजेक्ट की हमारी स्टार्टिंग ही pom.xml फाइल के डिस्कशन से होगी। तो अभी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अभी जो भी टर्मिनोलॉजी आप पे आ रही है सामने, उसको आप एक बार नोट करते चले जाइए, और बाद में आराम से उसको डिटेल में गूगल पे थोड़ा पढ़ लीजिए। तब भी ना समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मावेन एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है कि मावेन के थ्रू प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर को सेटअप करना, और एक डेवलपर का रोल होता है उसके सर्टेन कमांड्स के थ्रू उसका यूटिलाइज करना। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मावेन बिल्ड टूल है, साइड में रहता है, मेन प्रोजेक्ट नहीं बनता है कभी भी, और ये हमारे प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में हेल्प करता है, ना कि ये खुद अपने आप में कोई प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो अभी हमने बात कर रहे थे पॉम में टिपिकली क्या क्या हम स्टोर करते हैं। तो पॉम में लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज होती है कि हमारे प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज की आवश्यकता है, जो कि हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी से ऑटोमेटिकली डाउनलोड करनी है। ठीक है, टीम का नाम भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, डेवलपर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स का। प्लगइन्स जो है वो एडिशनल यूटिलिटी है। आपने भी क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो कुछ प्लगइन्स इस्तेमाल किए होंगे। या प्लगइन्स क्या होते हैं कि एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में जब हमें कोई एडिशनल फीचर चाहिए होता है, तो हम उसके लिए एक स्मॉल पीस ऑफ लॉजिक ऐड करते हैं, यूटिलिटी ऐड करते हैं, उसे प्लगइन बोलते हैं। अब मावेन का जो फंडामेंटल काम है वो तो डिपेंडेंसी रिजॉल्व कराना और कंपाइल बिल्ड करना है, लेकिन उसके अलावा जैसे टेस्ट केसेस चलाने हैं, या कोई दूसरे स्टाइल में हमारे को फिल्टरिंग करनी है, या हमें प्रोफाइल सेटअप करना है, अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग तरीके से बिल्ड बनाना है, तो उन सभी काम के लिए अलग अलग प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जो कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड सेटअप में जो भी चीज़ें नहीं मिलती है उसे हम प्लगइन बोल देते हैं। तो प्लगइन को ऐड करना और उसको कॉन्फ़िगर करना और रिसोर्सेज को डिफाइन करना कि हमारे ये स्टैटिक रिसोर्सेज है, ये एसआरसी फोल्डर है, ये हमारा बिल्ड पाथ है, ये हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हमारे को करानी होती है। और ये वन टाइम जॉब होता है जो प्रोजेक्ट के इनिशिएशन के टाइम पर सेटअप होता है टिपिकली। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, फर्स्ट टाइम जिनके लिए है उनको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मिनिमम एक पॉम के अंदर हमें मिनिमम क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो होता है प्रोजेक्ट का रूट, प्रोजेक्ट का नाम, मॉडल वर्जन है कि हम पॉम का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन। ये तीन जो इन्फॉर्मेशन है ये डिफाइन करती है आपको आपके लाइब्रेरी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जस्ट डिपेंडेंसी टैग का अपोजिट है। कैसे? डिपेंडेंसी टैग में आप किसी और की ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन को डिफाइन करते हैं ताकि आप उसके लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सके, और पॉम में ऊपर आप अपने ही प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन डिफाइन करते हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी भी कहीं पर आइडेंटिफाइड हो सके, और एक जो लोकल रिपोजिटरी होता है वो भी वहाँ पर यूनिकली स्टोर हो सके। तो ग्रुप आईडी जनरली जो है, अगर आप किसी कंपनी के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस कंपनी का डोमेन नेम को रिवर्स ऑर्डर में लिख के ग्रुप आईडी बनाया जाता है। आर्टिफैक्ट आईडी टिपिकली आपके एप्लीकेशन का नाम होता है, और वर्जन ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वर्जन है हमारे ही एप्लीकेशन का, तो उसके लिए हम एक वर्जन नंबर डिफाइन कर देते हैं। उसमें भी कई पैटर्न है, जैसे कि स्नैपशॉट, मतलब वर्जन के लास्ट में स्नैपशॉट लिखा हुआ है, तो मतलब ये है कि ये अभी जो फीचर अभी अंडर डेवलपमेंट है या फुली गारंटीड डेवलप नहीं हुआ है, उसके लिए हम स्नैपशॉट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी और कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, जैसे M0, M1, इंटरमीडिएट वर्जन्स के लिए भी कुछ स्टाइल है, और कंपनी टू कंपनी ये डिफर भी कर सकता है, सबके अपने अपने वर्जन स्टाइल हो सकते हैं। देन
जैसे मैंने बोला मेरा वर्जन आईडी है 1.0.1, अब इसमें या चेंज कर लेता हूँ 1.0.2, तो 1.0 ये मेरा मेजर वर्जन है, और जो लास्ट वाला जो .2 है वो मेरा माइनर वर्जन है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 सभी वर्जन के फ़ोन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी के फ़ोन में कोई एंड्रॉयड वर्जन होगा, किसी के फ़ोन में कोई दूसरा एंड्रॉयड वर्जन होगा। अब गूगल को तो सभी एंड्रॉयड सपोर्टेड वर्जन जो भी उसके अभी सपोर्टेड वर्जन हैं उन सब के लिए सिक्योरिटी पैच और अपडेट्स देने हैं। तो उसी में आ जाता है कि आपका एंड्रॉयड कौन सा है, तो 11.1.1 है या 12.1.2 है। तो जो पहला नंबर है वो मेजर वर्जन है, जो दूसरा नंबर है वो उसका सब वर्जन है, जो तीसरा नंबर है वो उसका सब वर्जन है। तो इस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन के डिफरेंट मेजर और माइनर वर्जन मेंटेन करते हैं। रिपोजिटरी, रिपोजिटरी एक ऐसी फोल्डर लोकेशन है या एक ऐसा कंटेंट का कलेक्शन है जिसे पॉम आइडेंटिफाई करके उसको डाउनलोड कर सकता है और उसे प्रोजेक्ट के लिए में इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारे पास लोकल, रिमोट और सेंट्रल, ये तीन टर्मिनोलॉजी मेनली इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री के अंदर। लोकल रिपोजिटरी आपके खुद के डेवलपमेंट मशीन में डिजाइन पैटर्न यूज किया हुआ है। कुछ एनोटेशंस हमारे जो प्रोसेस होते हैं प्री प्रोसेसर के थ्रू सोर्स कोड जनरेट करना है। कोई लाइब्रेरी हमने यूज कर रखी है जैसे एक्सीओएस लाइब्रेरी है, या हम जेसन टू जावा, जावा टू जेसन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कई बार हमारे सोर्स कोड भी जनरेट होते हैं, इंटरमीडिएट सोर्स कोड भी जनरेट होते हैं। उन सारे प्रोसेस को माविन बिल्ड टूल हैंडल कर सकता है। सोर्स कोड का डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना, सोर्स कोड को कंपाइल करना। अभी हम देखेंगे कि जावा, जब हम कोर जावा स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि जावा में जो हमारा सोर्स कोड है, जावा बेसिकली टू फेज में एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट फेज में जावा का जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, डॉट क्लास फाइल बनती है, और जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब उसका JIT चलता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू वो नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो अगेन कंपाइलेशन मीन्स डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल में उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको कंपाइल करना, ये जो स्टेप है ये हमारा बिल्ड टूल मैनेज कर सकता है। पैकेजिंग ऑफ द कंपाइल कोड्स इनटू द जार फाइल और इंस्टॉलिंग द पैकेज इन लोकल और सर्वर और सेंट्रल रिपोजिटरीज, मतलब उसको कॉपी करना। इंस्टॉलिंग मीन्स अभी यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन का मीनिंग है, इट इज नथिंग लाइक आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वैसे नहीं है। यहाँ पर इंस्टॉलिंग का मतलब है जस्ट कॉपी इनटू माय .m2 फोल्डर लोकल डायरेक्टरी इन माय मशीन और .m2 फोल्डर ऑफ माय कॉर्पोरेट नेटवर्क और upload it to the some central repositories using the FTP command or some other upload tool. Why are Maven plugin used? क्योंकि हमारे को वैरायटी ऑफ काम करना है, जैसे कंपाइलिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, डिप्लॉइंग, इंस्टॉलेशन। इन सभी प्रोसेसेस को फर्दर इजीली मैनेज करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल। अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली। हमने बोला कि सोर्स कोड कंपाइल करेगा, हमने बोला कि ट्रांसफॉर्म करेगा, हमने बोला कि ये प्रोफाइल्स को मैनेज करेगा, हमने बोला कि ये जार बनाएगा, फिर हमने बोला ये इंस्टॉल करेगा। तो इन सभी को हम अलग अलग मावेन लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। जैसे कि प्रिपेयर फेज या फर्स्ट टाइम
रिसोर्स को प्रिपेयर करना, यानी कि रिसोर्स को कॉपी करना। यहाँ कॉपी करने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को जब हम डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सोर्स है उसका जो अरेंजमेंट है, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो और जो हमें बिल्ड चाहिए उसमें डिफरेंस है। फॉर एन एग्जांपल, जावा में एक एसआरसी फोल्डर है और उसके अंदर मेरे पास एक एबीसी पैकेज है और उसके अंदर मेरे पास एक employee.java नाम की क्लास है। मतलब ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। 3 फोल्डर के नाम मैंने बोले, एसआरसी फोल्डर, देन माय पैकेज का फोल्डर एंड देन माय क्लास का फाइल। जब मैं इसकी वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एक वॉर चाहिए, वॉर के अंदर एक मुझे वेब INF नाम का फोल्डर चाहिए, वेब INF नाम के फोल्डर के अंदर एक क्लासेस नाम का फोल्डर चाहिए और क्लासेस नाम के फोल्डर के अंदर मुझे कंपाइल्ड जावा फाइल चाहिए। अब मेरे जो प्रोजेक्ट की जो फाइल है, मतलब जो मेरे विंडो मशीन पे जो फाइल है, उसमें ना तो कोई वेब INF नाम का फोल्डर है और ना कोई क्लासेस नाम का फोल्डर है, लेकिन टॉमकैट सर्वर के हिसाब से जो फोल्डर स्ट्रक्चर डिजाइन है या जो पैटर्न डिजाइन है, वो पैटर्न में मुझे कंटेंट चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब कभी आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर से सर्वर के लिए दूसरे फोल्डर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसे कॉपी फेज बोल सकते हैं, जिसमें आपका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल जो टिपिकली आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर होता है और सर्वर के अंदर वो वेब INF फोल्डर के अंदर होता है, क्लासेस फोल्डर के अंदर होता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम बोलते हैं रिसोर्स अरेंज करना, रिसोर्स को कॉपी करना। इवन आपका जो .m2 फोल्डर है जिसमें आपके सारे डिपेंडेंसीज की लाइब्रेरी पड़ी हुई है, जो कि फाइनली आपको वॉर फाइल में चाहिए, इसको भी तो कॉपी करके वो लाएगा। तो ये सारा का सारा जो रिसोर्स का अरेंजमेंट करना है आइदर इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फ्रॉम द वेरियस लोकेशंस इज कॉल्ड रिसोर्स कॉपीइंग फेज या रिसोर्स प्रिपेयर रिसोर्स फेज। देन वैलिडेट करना, जो हमारे को जितना हमारे को कंटेंट चाहिए, स्टैटिक कंटेंट हो या जार फाइल हो या एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज हो, वो सब अवेलेबल हो गई कि नहीं हुई, उस फेज को हम बोलते हैं वैलिडेट फेज। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाइल। अभी हमने बात की कि जावा के सोर्स कोड को यूज करने से पहले एक कंपाइल प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करना होता है .java से .class। इस फेज को हम बोल सकते हैं कंपाइल फेज। कंपाइल फेज में ही हमारे को सारे जो डिपेंडेंसीज होती है उसको रिजॉल्व भी करानी होती है। तो पहले कॉपी फेज में वो सारे अरेंज हो गए, दूसरे फेज में वैलिडेट हो गए कि हाँ जी सब कुछ अवेलेबल है, तीसरे फेज में हमारा प्रोजेक्ट जो है कंपाइल होना शुरू हो जाता है, यानी कि जावा फाइलें कंपाइल होनी शुरू हो जाती है। देन हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में अगर हमने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं तो अब कंपाइल होने के बाद टेस्ट केसेस रन होंगे और देखेंगे कि हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। टेस्टिंग डन होने के बाद हमारा फेज आता है पैकेज, यानी कि जार या वॉर। जार का मतलब है जावा आर्काइव और वेब का मतलब है वेब आर्काइव। अब तो खैर विंडो एप्लीकेशंस कम बनती है, पहले जब हम विंडो एप्लीकेशंस बनाते थे, मतलब जावा का डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते थे, तो वो टिपिकली .jar में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। जार का मतलब हो गया एक जावा आर्काइव, आर्काइव ही है। .jar एक्सटेंशन होने के बाद वो जावा के किसी कमांड के थ्रू आइडेंटिफिएबल हो जाते हैं, जैसे जावा -jar, देन जार का नाम दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। और वार का मतलब है वेब आर्काइव, यानी कि वो जो हम बात कर रहे थे, एक वेब INF नाम का फोल्डर होगा, उसमें क्लासेस नाम का फोल्डर होगा, वो सारा जो अरेंजमेंट है और देन उसके साथ जो उसकी स्टैटिक फाइल्स है, HTML फाइल है, CSS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, उन सभी को अरेंज करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना, पैकेजिंग करना इज कॉल्ड पैकेज फेज। देन इंस्टॉल। इस इंस्टॉल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं है। इस इंस्टॉल का मतलब है .m2 फोल्डर ऑफ योर लोकल मशीन और योर कॉर्पोरेट रिमोट फोल्डर और सेंट्रल रिपोजिटरी में कॉपी करना ही इंस्टॉलेशन कहलाता है। देन डिप्लॉय। मावेन में प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो सर्वर पे भी आपके कंटेंट को होस्ट करा सकते हैं, कॉपी करा सकते हैं। जैसे टॉमकैट प्लगइन आता है, टॉमकैट 7 प्लगइन, ये एक प्लगइन का नाम मैंने आपको बताया। इसके थ्रू आप रिमोट टॉमकैट के ऊपर अपने वॉर फाइल को अपलोड भी करा सकते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि
प्रोजेक्ट लिखना एक असाइनमेंट है और फिर उसको फर्दर बिल्ड करना दूसरा असाइनमेंट है। बिल्ड करने के लिए कंपाइल करना, रिसोर्स को कॉपी करना, टेस्ट करना जो हमने कन्वर्ट किया है एप्लीकेशन को, और देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट इंस्टॉलेशन इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ होस्टिंग। तो ये सारे एक्टिविटी भी अपने आप में टास्क होते हैं जिसे आप थियोरेटिकली मैन्युअली कर सकते हैं। थियोरेटिकली मैन्युअली मैंने इसलिए बोला कि अब जब हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हैं। वो जमाना गया जब एक सिंगल सर्वलेट लिख लिया, उसके अंदर एक डू गेट डू पोस्ट मेथड इंप्लीमेंट कर दिया और उसको हमने एज अ सॉफ्टवेयर सेल कर दिया। अब नहीं ऐसा हो रहा है। अब माइक्रो सर्विसेज बन रही है, डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर जावा प्रोजेक्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफी बढ़ गया है। तो जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, कंटेंट बढ़ गया, नंबर ऑफ जावा फाइल्स बढ़ गई, नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिसोर्सेस बढ़ गए, और फिर आज तो हम डेवऑप्स के ज़माने में चल रहे हैं जहाँ पर हमारे पास कई तरीके के एनवायरनमेंट्स हैं। मतलब पहले आप डेवलप करेंगे, उसके लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, फिर उसको स्टेजिंग पे डालेंगे, फिर उसको टेस्टिंग एनवायरनमेंट एंड क्यूए एनवायरनमेंट में डालेंगे, फिर वो प्री प्रोडक्शन में टेस्ट होगा, रिलीज कैंडिडेट बनेंगी, रिलीज कैंडिडेट अलग से टेस्ट होंगे, ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट्स चलेंगे, फिर जाके वो फाइनली प्रोडक्शन पे जाएगा। तो यानी कि हमें अपने जावा के प्रोजेक्ट को कई बार अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए बिल्ड करना है। मावेन आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उन सब चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकें, ऑटोमेट कर सकें और उसको रेगुलेट कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि जब कभी आपके प्रोजेक्ट में कोई नया रिसोर्स हायर होगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों को समझने में कि आपके यहाँ प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, उसको बिल्ड कैसे करते हैं। मावेन एक वेल एक्सेप्टेड और पॉपुलर बिल्ड टूल है, लेकिन फिर एक बार कहूँगा कि मावेन इकलौता बिल्ड टूल नहीं है। अभी आप मावेन पढ़ेंगे, किसी फ्रेंड से बात करेंगे कि मैंने मावेन पढ़ा है तो वो बोलेगा ग्रेडल क्यों नहीं पढ़ा। ग्रेडल भी काफ़ी पॉपुलर है, मावेन सिंगल प्रोसेस है, सिंगल थ्रेडेड है, ग्रेडल मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे को इजी वे में फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। एक बार मावेन समझ में आ जाएगा तो आप बैकवर्ड जाके आंट भी समझ सकते हैं और फॉरवर्ड जाके ग्रेडल भी समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन एटलीस्ट मावेन तो पहले समझ में आए, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? फराज, क्या समझ में आया मावेन के बारे में? Am I audible? मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ। फराज, आर यू देयर? एनीबडी एल्स? और कौन है हमारे पास? लवकुश है, लवकुश। जी सर। हाँ, मावेन क्या होता है भाई? कोई नहीं बता रहा। प्रशांत? यस सर। हाँ, मावेन क्या होता है? अच्छा मैम। लवकुश आप म्यूट कर लो। जी सर। हाँ, लवकुश आप म्यूट कर लो। प्रशांत आप बताओ मावेन क्या होता है? अच्छा सर, मैवन हाँ बताओ। बिल्ड टूल है, राइट? वेरी गुड, हिंदी में वेरी गुड। हाँ अच्छा। हाँ, यूज एक्चुअली यूज होता है कि खत्म हो गया इंडस्ट्री में? नहीं सर, अभी अभी काफी यूज होता है, अभी तो काफी ग्रेट। यूसेज है। अच्छा, I mean, apart from whatever Amrish has explained, I mean, the one of the best qualities of Maven is about the class path dependency management. ये
अगर आप लोग कोई एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करेंगे तो आई एम श्योर वो सिंगल क्लास एप्लीकेशन नहीं होगी, उसमें मल्टीपल क्लास एप्लीकेशन होंगी, उसमें डिपेंडेंसीज होंगी, आपको लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए होंगी एक्सटर्नली जो आपने डेवलप नहीं की होंगी, किसी और ने डेवलप की होंगी, और सिंगल मेन कमांड से, मेन मेथड से आपका एप्लीकेशन रन नहीं होगा, आपको क्लास पाथ मैनेज करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर स्कोप मैनेजमेंट भी होता है डिपेंडेंसीज का, आपको किस स्कोप में कोई डिपेंडेंसी चाहिए वो आप मैनेज कर सकते हो। तो जैसे मल्टीपल प्लगइन्स आप सर ने जो डिफाइन किया है, तो उसमें एक स्टेज टेस्टिंग का होता है, एंड टेस्टिंग इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हम लोग लास्ट टाइम स्क्रम का बारे में बात कर रहे थे, तो अगर हम किसी भी अपने डेवलपमेंट टास्क को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर एक मेजॉरिटी ऑफ एफर्ट हमारा टेस्टिंग में जाता है, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट ओनली। तो टेस्टिंग कोई सेपरेट टीम नहीं करेगा, ये डेवलपमेंट का ही सारा एफर्ट है कि उसे इंटीग्रेशन टेस्ट प्लस यूनिट टेस्ट केस डिफाइन कर रहे होंगे ऑलरेडी, तो वो एफर्ट काउंट होता है आपके स्प्रिंट में एस्टिमेशंस में। और जनरली कई बार ऐसा होता है कि आपका डेवलपमेंट कम होता है, उसके यूनिट टेस्ट केसेस, रिग्रेशन टेस्ट केसेस, चेंजेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ फीचर की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या डेवलप कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है। तो उन सब सिनेरियोज में मेवन जैसे टूल्स आपका टाइम बहुत बचाते हैं, considering that everything is automated. So you just have to run some commands, plugins will take over and they will execute all these automated steps. तो जो आप मैनुअली करते हैं उसके बाद रिपोर्ट जनरेशन, दैट्स लाइक, सो उसके आई थिंक उसके बारे में बात करेंगे अभी, रिपोर्ट जनरेशन के बारे में। श्योरफायर प्लगइन का हम इस्तेमाल करेंगे और जकोको, उसके थ्रू जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी उसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। जकोको, हाँ जकोको मैंने तो यूज नहीं किया है, लेकिन हाँ ठीक है, आप दिखा सकते हैं या और हम सीख के सिखा सकते हैं, क्या दिक्कत है। आइडिया वही है, मतलब जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो, और जब आप किसी टीम का पार्ट होते हो, तो इट्स नॉट लाइक कि आपने बोल दिया कि आपने कुछ डेवलप किया और वो काम कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अगर आप 4 लोगों की टीम में हो, आपको एक फीचर डेवलप करना है, तो आपको प्रूफ भी देना पड़ता है कि जो आपने डेवलप किया है वो वर्किंग कंडीशन में और एक्सेप्टेबल कंडीशन में आपने डिलीवर किया है। तो एक्सेप्टेंस कैसे मेंटेन होते हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड चेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट कवरेज, अगर आपने जो कुछ कोड लिखा है तो उसकी यूनिट टेस्टिंग हुई है नहीं है। यूनिट टेस्टिंग के बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको एक परसेंटेज स्कोर देना पड़ता है टू मेक श्योर, ताकि टीम में कॉन्फिडेंस आए कि जो आपने कोड डिलीवर किया है वो सर्टेन लेवल तक सिक्योर है और आपने मतलब स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो करता है, प्लस उसके अंदर एक्सेप्शंस वगैरह नहीं होंगे। तो आपने जो कॉमन एज सिनेरियोज हैं वो आपने कवर किए हैं, तो उन सबको ट्रैक करने के लिए यूनिट टेस्ट केस आता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, एक बीडीडी का कॉन्सेप्ट आता है, बिहेवियर ड्रिवन टेस्टिंग का। तो उसके अंदर आप एक्चुअली पूरा का पूरा फ्लो टेस्ट करते हो, एंड दैट्स मैनेज्ड इंटरनली इन द एप्लीकेशन ऑल्सो। तो फिर वहां से आप फिर एक स्कोर जनरेट होता है, अगेन लाइक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि आपने कितना फ्लो पाथ, इफ एल्सिस के जो हमारे ब्रांचेस बनते हैं कोड में, उसमें कितना कवरेज किया है आपने। और एट द एंड एक्चुअली इंटेंट यही है कि आप जो डिलीवर कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी मैट्रिक्स बहुत मैटर करते हैं इंडस्ट्री में। पॉसिबली आप शायद 4 लाइन का ही कोड लिखोगे, बट 4 लाइन का जो इम्पैक्ट होगा उसको क्वांटिफाई करने के लिए यू नीड दोस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। और रिपोर्ट खुद से मैनेज करना, खुद से जनरेट करना कर सकते हो, बट दैट विल लाइक ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। और उन सब चीजों को ऑटोमेट करने के लिए वी नीड टूल्स लाइक बिल्ड। पहले एंड था, एंड आई थिंक वाहन में यूज होता था सर। यस हमने यूज किया है। इट वाज लाइक, अब तो मावेल है टोटल, वाहियात टूल है, बट वही था उस टाइम पे। नहीं उस टाइम पे वो टॉप का था। हाँ, बट है तो वाहियात। नहीं आज है ना, इन 2023 में सेम विद सीबीएस आल्सो। सीबीएस ने बहुत परेशान किया था। That's okay, no problem. ठीक है। Okay, so मैं अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल, मे बी समझ आए मे बी ना समझ में आए, लेकिन एटलीस्ट विजिबल तो हो जाएगा, वो मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। स्प्रिंग में आजकल स्प्रिंग के एप्लीकेशन बनाने में, स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन बनाने में एक बहुत ही इजी वे है स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू प्रोजेक्ट का सेटअप तैयार कर लेना। तो उसके लिए हम जाएंगे start.spring.io पे। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जस्ट कि भाई हमारे को प्रोजेक्ट क्या बनाना है, तो ठीक है लैंग्वेज जावा में बनानी है, एकदम लेटेस्ट स्प्रिंग नहीं लेंगे, थोड़ा ओल्डन लेते हैं। और हमें अपने प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट डिफाइन करना है, वर्जन डिफाइन करना है।
जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए लिया इन डॉट अम्बरीश झा डॉट FSD 012003। अभी हमने बात की थी कि जो डोमेन है उसको हम टिपिकली रिवर्स ऑर्डर में यूज कर लेते हैं ग्रुप आईडी के लिए। आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट का नाम, तो ये हमारा एक टेस्ट प्रोजेक्ट है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 1। तो ये आर्टिफैक्ट हो जाएगा। किस तरीके से हमारे को पैकेजिंग करनी है, जार बनानी है या वार बनानी है, और हमारे को जावा कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पैकेज नेम करेक्ट कर लो। पैकेज नेम, हाँ ये तो गड़बड़ कर देगा ना ज्यादा ये सब। दैट्स इनफ। एग्जांपल मावन भी सर सेलेक्ट कर देना ऊपर से। थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन रहने देता हूँ जावा 17, जावा भी कम कर लेता हूँ। हाँ, और ये डिपेंडेंसी है, तो स्प्रिंग में काफी सारी हमारे को डिपेंडेंसी मिल जाती है जो कि इजी है। पहले तो हम लोग जब बनाते थे तो किसी और प्रोजेक्ट्स का POM.XML लेते थे जो बेस्ट मैच होता था हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। बाद में उसमें प्लस माइनस करते रहते थे, इसमें भी बाद में प्लस माइनस हम करेंगे ही। तो स्प्रिंग वेब मैंने एक ले लिया और एक लॉम्बॉक ले लिया। अभी मैं 2 ही ले रहा हूँ, कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी या किसी और तरीके के एडिशनल नहीं ले रहा हूँ। सर लॉम्बॉक क्यों लिया आपने? लॉम्बॉक मैंने लिया ताकि मुझे सेटर गेटर ना बनानी पड़े और मैं एक @डेटा एनोटेशन के साथ ही इसको इस्तेमाल कर लूँ। अच्छा, अभी मैं इसको जस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या बना है। तो हमने बात की थी मॉडल वर्जन XML का 4.0। ये एक पेरेंट पॉम है जो कि बूट स्टार्टर पेरेंट है, मतलब ये अपने आप में काफ़ी सारी डिपेंडेंसी लेके आ जाएगा। देन ये ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, नेम, डिस्क्रिप्शन, ये तो मेरे खुद के प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं कि भाई मेरे प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी क्या होगा, मेरे प्रोजेक्ट का आर्टिफैक्ट आईडी क्या होगा एंड ऑल। देन प्रॉपर्टीज में क्योंकि हमने वहाँ जावा 1.8 सिलेक्ट कर लिया था तो एक जावा वर्जन डिफाइन हो गया। एंड देन हमने डिपेंडेंसी में एक बूट स्टार्टर वेब ऐड किया था। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये अपने आप में कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है, कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंसी है। और एक हमने लॉम्बॉक लिया था और एक ये ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से लगा देता है टेस्ट। और जैसा प्रशांत ने बताया था कि स्कोप भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी रिक्वायरमेंट कब तक होगी, तो इसका स्कोप टेस्ट है। हमारे पास स्कोप होते हैं जैसे कंपाइल स्कोप है, टेस्ट स्कोप है। कंपाइल स्कोप मतलब आप यहाँ पे यूज करो, बिल्ड में मत डालना। टेस्ट स्कोप भी यही है कि आप यूज करो, बिल्ड में मत डालना, मतलब कि सर्वर पे आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। देन कुछ प्लगइन्स हैं जैसे कि बूट माविन प्लगइन। तो ये भी एक प्लगइन जो है ये अपने आप में काफी पावरफुल प्लगइन है। इसके अंदर ही ढेर आपको लाइफ साइकिल कमांड्स मिल जाती हैं और एक्सक्लूड लिखा हुआ है क्योंकि इसका लॉम्बॉक का भी सिर्फ कंपाइल टाइम पे इस्तेमाल होता है, रन टाइम के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये कुछ चीजें हैं। बाद में एज पर रिक्वायरमेंट हम डिपेंडेंसी वाले सेगमेंट में, ये जो डिपेंडेंसी वाला जो सेगमेंट है ये वाला डिपेंडेंसी, इसमें हम प्लस करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे को जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज मुझे रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है तो मैं जैस्पर सॉफ्टवेयर प्लगइन को डिपेंडेंसी को इस्तेमाल करूंगा। जब मैं डेटाबेस लगाऊंगा तो मैं इसमें हाइबरनेट के डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करूंगा और एक रिलेवेंट जार फाइल जो कि उस डेटाबेस से रिलेटेड होगी, JDBC जार, उसका डिपेंडेंसी ऐड हम कर सकते हैं। सो एंड सो जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लगइन्स भी हम बाद में और चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो एक प्रोजेक्ट मेरे पास डाउनलोड होके आ गया है। अभी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ब्लैंक है और उसका भी साइज मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, पहले मैं इसको सही जगह पे कॉपी कर लूँ। कट सोर्सेस, पेस्ट और एक्सट्रैक्ट। अब देखिए ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये हमारे को वहां से मिला है।
स्प्रिंग इनिशियलाइजर ने एक बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे को बना के दे दिया और एक बेसिक प्रोग्राम भी इसने बना के दे दिया होगा हमारे पैकेज के अंदर। ये एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 1 एप्लीकेशन डॉट जावा जो कि स्प्रिंग का इनिशियलाइजर है। एनीवे यहाँ पे मेरा अभी कोई खास फोकस नहीं है। मेरा फोकस ये है कि मैं इसे इंपोर्ट करूं अपने आईडी के अंदर। आईडी में मुझे जैसे हम STS का इस्तेमाल कर रहे हैं या एक्लिप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सिमिलर सी आईडी है। अगर एक्लिप्स लेके आएंगे तो उसमें प्लगइन में जाके आपको स्प्रिंग बूट का प्लगइन ऐड करना होगा, स्प्रिंग प्लगइन, और अदरवाइज यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है उससे इंपोर्ट हो जाता है प्रॉपर फाइल के अंदर। थर्ड ऑप्शन फाइल के अंदर थर्ड ऑप्शन सर ओपन कर दो, ओपन से भी हो जाएगा। नहीं, ओपन नहीं प्रोजेक्ट है ना, करूंगा तो इंपोर्ट ही करूंगा क्योंकि इंपोर्ट में मुझे ये दिखता है ना कि pom.xml इंपोर्ट हो रही है एग्जिस्टिंग माविन। ओपन से भी दिखेगा, वो करेगा, लोड करेगा। नहीं भैया, जिस पर भरोसा है बस वही करेंगे। अरे जिद है ना। हाँ, जिद सबसे बड़ी चीज तो जिद होती है। देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने उस फोल्डर को रूट फोल्डर में डाला, रूट डायरेक्टरी में ऐड किया, इसने बोला कि आपको अच्छा ये वाला फॉर्म के अकॉर्डिंगली डाउनलोड करना है। यस, फिनिश। अब आप यहाँ देखिए, जैसे ही हमने उसको इंपोर्ट किया है कुछ एक्टिविटी चालू हो गई है, इंपोर्टिंग माविन प्रोजेक्ट्स, और ये कुछ कंटेंट डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से। मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी, Maven Central Repositories, repo.maven. जब तक ये कर रहा है तब तक हम एक Maven Central Repositories भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसको 2-5 मिनट लगेगा। Maven Central Repository, और जनरली आई मीन मेवन मतलब रेपो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, हर कंपनी अपना सेटअप करती है रेपोस का। कॉर्पोरेट लेवल पे तो वो अपने लोकल इंट्रानेट में एक सेटअप रखती है ना। मतलब माविन रिपोजिटरीज में हमने 3 देखी थी ना, लोकल, रिमोट और सेंट्रल। ठीक है, बट अगर आप एज ए स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास कॉर्पोरेट नेटवर्क तो नहीं है और ना ही ऐसा कोई डेवऑप्स टीम है जो आपके लिए ये सारी चीजें सेटअप करे। तो पर्सनल लेवल पे भी, मीन्स एज ए नॉट ओनली स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल पर्सनल लेवल पे भी बना रहे हैं तो आपको सेंट्रल रिपोजिटरी जो होस्टेड है, पब्लिक होस्टेड जो रिपोजिटरीज है, वहीं से आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी लाइब्रेरी को। सर्च करने के लिए आप यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से, आर्टिफैक्ट के हिसाब से कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैंने बोला PDF बॉक्स, जो मुझे इंस्टेंटली याद आ रहा है। मैंने बोला कि हमारे पास एक अपाचे PDF बॉक्स एक रिपोजिटरी है, एक कलेक्शन है, और यहाँ पर ये सारे के सारे जो डिफरेंट वर्जन्स हैं इसके, जो हम बात कर रहे थे मेजर माइनर वर्जन, जैसे 2.0.27, 2.0.26, तो जो 2 सीरीज है, फर्स्ट जो 2 है वो उसका मेजर वर्जन है, और जो 27, 26, 25 है वो उसके माइनर वर्जन्स हैं। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम जो भी मेंटेनर है लाइब्रेरी का, वो अपने एप्लीकेशन में चेंजेस करते रहते हैं, बग फिक्सेस या फीचर एडिशंस करते रहते हैं, और डिफरेंट टाइम पे हमें अलग अलग माइनर वर्जन या मेजर वर्जन जो भी वो रिलीज करते हैं वो हमारे को इस माविन सेंट्रल रिपोजिटरी पे या माविन रिपोजिटरी पे अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से कंटेंट को डाउनलोड करने का 2-3 तरीके हैं। जैसे सपोज मान लो मुझे ये वाला अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक डिपेंडेंसी टैग इन्होंने दे दी। इस टैग को मैं अपने प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज pom.xml में डिपेंडेंसीज वाला जो सेगमेंट है उसमें मैं इसको पेस्ट करूँगा, और जैसे ही माविन अपडेट करूँगा ये ऑटोमेटिकली मेरे प्रोजेक्ट में डाउनलोड हो जाएगा वाया इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैं बंडल पे डायरेक्ट क्लिक करके ऑफलाइन डाउनलोड कर लूँ, मतलब मैं उसको पहले अपने हार्ड डिस्क में डाउनलोड फोल्डर में या कहीं पर डाउनलोड कर लूँ,
फिर मैं उसे प्रोजेक्ट के लिब फोल्डर में कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन जब हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी पॉम है तो डायरेक्ट फाइल डाउनलोड करने से अच्छा होता है कि हम हमेशा डिपेंडेंसी टैग का इस्तेमाल करें, और ताकि वो बाद में मैनेजेबल भी रहे, यानी कि आपको एसवीएन में डालना ना पड़े, सोर्स कोड वर्जन सिस्टम में डालना ना पड़े, और सिर्फ पॉम में एंट्री करके भी आप कमिट करेंगे। जो आपको साथी डेवलपर्स हैं, जो दूसरे डेवलपर्स हैं आपके टीम में, उनके पास पॉम अपडेट होगा और फर्दर उनके पास जार फाइल सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड हो जाएगी। अभी हमारा ये सेगमेंट पूरा हो गया है डाउनलोड करने का। अब यहाँ पर देखिए एक मावेन डिपेंडेंसी करके हमारे पास एक लिस्ट आई है। कितने जार दिख रही हैं यहाँ पर? मोटा मोटी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तो यहीं तक हो गए। अब मान लेते हैं कि स्क्रीन में 20 है तो 20 दूनी 40, यहाँ तक 40 हो गए, और 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 और 56। यानी इस प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज की जो लिस्ट है वो अप्रॉक्स 55-56 डिफरेंट जार फाइल्स हैं, जो कि मेरे pom.xml में हार्डली 3 डिपेंडेंसीज मुझे दिखाई दी थी, और उन 3 डिपेंडेंसीज के फर्दर जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जिसे हम बोलते हैं, मतलब इसके लिए वो चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, उसके लिए वो चाहिए करके जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसके थ्रू जो रिजॉल्व हुआ है उसकी काउंटिंग अराउंड 55-56 है। मेरे पास प्रोजेक्ट में कितना लिखा हुआ है? 1, 2 और 3 डिपेंडेंसी के टैग लगे हुए हैं। और जब मैं इसको प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरी के अंदर देखता हूँ, मावेन डिपेंडेंसी के अंदर देखता हूँ, तो 55-56 है। अब सोचिए अगर मावेन ना होता तो मुझे ये 56 चीज़ें कहीं ना कहीं से अरेंज करनी होती, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 56 जार है, 55-56 जार है, वो एक प्रोवाइडर की नहीं है, डिफरेंट प्रोवाइडर्स की है। कोई एक्स वेबसाइट से डाउनलोड हो रही है, कोई वाई वेबसाइट से डाउनलोड हो रही है, या किसी टूल का डेवलपर कंपनी कोई और है, किसी दूसरे लाइब्रेरी की डेवलपर कंपनी कोई और है। अगर मुझे ये मैन्युअली बोला जाता कि आपको ये सारे कंटेंट को अरेंज करना है, तो इट विल बी अ 1 day or 2 day टास्क फॉर मी, और मे बी मोर देन दैट। थैंक्स फॉर मावेन कि उसके पास एक बैकअप में एक बहुत बड़ा सेंट्रल रिपोजिटरी है, डायरेक्टरी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, चीज़ें जो है वो सर्चेबल है बेस्ड ऑन ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन्स एंड ऑल। और देन इसका पूरा का पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके थ्रू ये 55-56 जार जो है वो क्विकली डाउनलोड हो गई, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, मतलब इसको एक जार को जो दूसरी जार चाहिए थी वो भी डाउनलोड हो गई। इतना ही नहीं, अगर मावेन सेंट्रल रिपोजिटरी में इनका सोर्स कोड अवेलेबल है तो आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं किसका सोर्स कोड डाउनलोड करूं? जैक्सन जेटिसन का सोर्स कोड डाउनलोड करता हूँ फॉर एन एग्जांपल। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, मावेन वाले मेन्यू में गया और मैंने बोला डाउनलोड सोर्स, डाउनलोड जावा डॉक। अगर मावेन ना होता, अब मान लेते हैं मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन भी अलग से डाउनलोड करना पड़े, और इसके सोर्स, क्योंकि मोस्टली जो हम जावा में अभी बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली चीज़ें ओपन सोर्स होंगी। तो ओपन सोर्स में क्या है कि सोर्स कोड भी आपको मिल सकता है और जावा डॉक तो मिलता ही मिलता है। तो 3 टाइम्स हो गए, एवरेज में 50 ही मान लेते हैं, तो 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, जावा डॉक फाइल्स, एसआर सोर्स कोड फाइल्स एंड जार फाइल्स। मावेन ने कितना इजीली इसको बना के कर लिया, मावेन ने कितना इजीली इसको बना के कर लिया। तो ये जो डिपेंडेंसी रिजॉल्व जो की है, या जो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज को हमने इकट्ठा किया, ये इसका पहला यूटिलाइजेशन है मावेन का, सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। बाकी जब हम और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम इसमें जो फर्दर मावेन के कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम बिल्ड, डिप्लॉय, असेंबल, टेस्ट, जो भी अभी पीपीटी में हमने देखे हैं उन सबको भी हम करेंगे। तो पहला फायदा तो आपको इमीडिएटली मुझे जो दिखाना था वो मैंने आपको दिखाया कि ये
डिपेंडेंसी जार को सेंट्रल रिपोजिटरी से बहुत ही इजीली डाउनलोड कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसको प्लीज प्रैक्टिस भी करो, नहीं तो आपको बाद में काफी सारा इकट्ठा हो जाएगा और डिस्टर्बेंस होगी। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।